भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका सीटीआरडी में। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन को। इससे के पहले के वीडियोस में हम इकोलॉजी के टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस में या छोटे छोटे सेगमेंट्स में कवर करते हुए आ रहे हैं। उस सीरीज को हमने नाम दिया था इकोलॉजी इन 15 मिनट्स। पर अब से हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियोस को थोड़ा लंबा करें। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एपिसोड 17 है इसी सीरीज का। इससे पहले के वीडियोस में हमने इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में कवर किया। हमने उसके स्ट्रक्चर्स को समझा, हम उसके फंक्शंस को समझते हुए आ रहे हैं। एनर्जी फ्लो और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को पढ़ने के बाद हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को पढ़ने वाले हैं एज अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल सक्सेशन के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस जो उसे ड्राइव कर रही हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो उस सक्सेशन में आने वाले चेंजेस का कारण बन रहे हैं। साथियों, इकोलॉजिकल सक्सेशन अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ये वो फिनोमेना है जिसके जरिए नेचर अपने आप को रीसेट करता है, रीबिल्ड करता है। आप देखते होंगे कोई अगर बैरन लैंड भी पड़ी है तो वो ग्रेजुअली वहां पर वेजिटेशन ग्रो होने लगता है। वेजिटेशन ग्रो होते होते एक डेंस फॉरेस्ट का रूप लेने लगता है। आप अगर अपने आसपास की कॉलोनी में भी देखेंगे तो कोई खाली प्लॉट जो बिल्कुल बैरन है, वहां पर भी साल दो साल में आप देखते हैं कि ग्रासेस उगने लगते हैं, कोई छोटे श्रब्स उगने लगते हैं और इवेंचुअली वहां पर आप ट्रीज को उगते हुए देखते हैं। ये सब सक्सेशन का ही एक पार्ट है। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर एक साइकिल की तरह से चेंजेस होते हैं। एक इकोसिस्टम जो कि अपने आप में एक स्टेबल एंटिटी होता है, स्टेबल बट डायनामिक, विच मीन्स इसके अंदर तो चेंजेस लगातार हो रहे होते हैं बट मोर और लेस ये चेंजेस को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे इकोसिस्टम में कोई डिस्टरबेंस आता है और डिस्टरबेंस आने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ होती है और ये इकोसिस्टम बदलाव करता है। बदलाव करने के बाद जब ये डिस्ट्रक्शन के साइकिल से गुजरता है तो उसका रिप्लेसमेंट होता है। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज या स्पीशीज होती हैं वो बदली जाती हैं और बदलने के बाद वहां पर कुछ नई स्पीशीज ग्रो करती हैं। नई स्पीशीज के ग्रो करने के बाद आप देखते हैं ग्रेजुअली वो वापस से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है और स्टेबिलिटी अचीव करके फिर से कोई डिसरप्शन होता है और फिर यही साइकिल कंटिन्यू होता है। इसी चीज को हम इकोसिस्टम साइकिल कहते हैं। और ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं डिस्टरबेंस से लेके वापस एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का क्रिएशन और वापस से फिर से डिस्टरबेंस का होना और फिर से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का क्रिएशन होना, ये सब कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का आप कॉजल मैकेनिज्म या उसके पीछे का एक कैटलिस्ट आप समझने की कोशिश करें कि उसके पीछे कारण क्या होते हैं, तो मोस्टली ये कारण जो है ये नेचर इंड्यूस्ड या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड कारण होते हैं। जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ, विच मीन्स या तो फ्लड आया या लैंडस्लाइड हुआ या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के अलावा कोई ह्यूमन मेड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो है वो उसमें डिस्टरबेंस या डिसरप्शन आता है और वो इस साइकिल से गो थ्रू होता है। ये कुछ कैटलिस्ट्स होते हैं। कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। हमें उसमें आमतौर पर 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला स्टेज होता है एक पायोनियर कम्युनिटी का स्टेज, यानी कि ऐसी स्टेज जहां पर डिस्टरबेंस के बाद या फिर एक ऐसे समय में जहां जो सरफेस है वो बिल्कुल बैरन है, यानी कि वहां पर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और पहली बार कोई स्पीशीज आके उसको इनहेबिट करती हैं। तो ये स्टेज जो है ये पायोनियर कम्युनिटी वाला स्टेज कहलाता है और जो स्पीशीज आके इस स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं वो
पायोनियर कम्युनिटीज कहलाती हैं। यानी जो भी स्पीशीज पहली बार आके किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है वो पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगी और ये स्टेज पायोनियर स्टेज कहलाएगा। सेकेंड स्टेज की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड स्टेज में आप ये समझिए कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज की तरह होता है जो कि क्लाइमेक्स स्टेज और पायोनियर स्टेज के बीच का स्टेज होता है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरते हैं जिनको हम सीयर्स कहते हैं और इसीलिए ये जो स्टेज है ये सीरल स्टेज या सीरल स्टेयरकेस भी कहलाता है। आमतौर पर जब पायोनियर कम्युनिटीज आके इनहेबिट कर चुकी होती हैं तो जैसे ही वो डाई ऑफ होने लगती हैं और वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती हैं कि उनकी जगह पर एज अ रिप्लेसमेंट दूसरी प्लांट स्पीशीज आकर बस सके और ग्रेजुअली वो दूसरी प्लांट स्पीशीज किसी तीसरी प्लांट स्पीशीज को वहां पर जगह देती हैं, तीसरी से चौथी प्लांट स्पीशीज को वहां जगह मिलती है, कुछ एनिमल्स को वहां जगह मिलती है और ग्रेजुअली जो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी एक फुल फ्लेजेड फॉरेस्ट का जब वहां पर विकास होता है तो उसके बीच के ये स्टेजेस सीरल स्टेजेस कहलाते हैं। और इसका तीसरा और आखिरी जो स्टेज हमें देखने को मिलता है वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का स्टेज देखने को मिलता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के स्टेज से हमारा मतलब है कि एक ऐसा स्टेज जो कि इनहेरेंटली ज्यादा स्टेबल है इन दो स्टेजेस से, जहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी भी हाई देखने को मिल रही है और जो दूसरे मैट्रिक्स होते हैं एक इकोसिस्टम के वो भी आपको यहाँ पर बदलते हुए या काफी बेहतर दिखाई देते हैं इन कंपैरिजन टू दीज टू स्टेजेस। अब वो मैट्रिक्स है क्या? वो मैट्रिक्स है ये चार: प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट शिफ्टिंग, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी। आप देख सकते हैं इन ग्राफ्स के जरिए जब कोई भी जगह पर इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होता है यानी कि पायोनियर स्टेज में, तो कोई भी इकोसिस्टम यहां पे होता है, इस स्टेज पे होता है। लेकिन जब वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर पहुंचता है तो वो इस स्टेज पे पहुंचता है। यानी कि जब आप उसकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो इनिशियली उसकी प्रोडक्टिविटी नियर जीरो है या आप कह सकते हैं कि बहुत कम है, लेकिन ग्रेजुअली वो प्रोडक्टिविटी क्लाइंब होती हुई चली जाती है, इंक्रीज होती हुई चली जाती है जैसे जैसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली जब आप न्यूट्रिएंट शिफ्टिंग को देखेंगे तो न्यूट्रिएंट शिफ्टिंग के मामले में पायनियर स्टेज में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एबायोटिक रिजर्वॉयर्स में लॉक्ड होते हैं। एबायोटिक रिजर्वॉयर्स का मतलब क्या है दोस्तों? एबायोटिक रिजर्वॉयर्स का मतलब है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में ट्रैप्ड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली कम्युनिटीज का डेवलपमेंट पायोनियर से क्लाइमेक्स की तरफ होने लगता है तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे आप देखते हैं कि ये जो रिसोर्सेज है ये शिफ्ट होने लग रहे हैं और ये रिसोर्सेज शिफ्ट होके एबायोटिक रिजर्वोयर्स की जगह पर लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में आने लगे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इस न्यूट्रिएंट शिफ्ट को देखने का या आप कह सकते हैं कि इसे इस ग्राफ के जरिए समझकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी या कौन सा जो इकोसिस्टम है वो अभी किस स्टेज में है। क्योंकि जो इंटरमीडिएट स्टेज या सीयर स्टेज होगी वहां पर आपको इस तरह का कुछ न्यूट्रिएंट शिफ्ट देखने को मिलेगा, पायोनियर स्टेज में इस तरह का न्यूट्रिएंट शिफ्ट देखने को मिलेगा और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एक न्यूट्रिएंट ग्राफ है या न्यूट्रिएंट शिफ्टिंग का जो ग्राफ है। तीसरा जो मैट्रिक हम देखते हैं वो है फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी कोई कम्युनिटी पायोनियर से और क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने लगती है उसके बीच के जो इंटरेक्शंस हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। यानी कि इसे आप ऐसे समझिए, जब फ्यू नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके बीच के इंटरेक्शंस भी फ्यू ही होंगे, कुछ ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी वहां पर इंक्रीज हो रही है, तो उनके बीच के इंटरेक्शंस भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। यानी उनकी डिपेंडेंसीज क्रिएट होंगी एक दूसरे पर। जो सिंपलर फूड चेन्स थी वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेंगी एक फूड वेब का, विच मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनर्जी सोर्स के रूप में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होगा, राइट? तो फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आती है जैसे जैसे हम सक्सेशन के स्टेजेस में प्रोग्रेस करते हैं। और थर्ड फोर्थ जो मैट्रिक है वो है ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी।
पायोनियर स्टेज के मुकाबले जो क्लाइमेक्स स्टेज में हमें ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो पायोनियर के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और ऐसा इसीलिए कि ग्रेजुअली जैसे जैसे पायोनियर कम्युनिटीज एक माइक्रो क्लाइमेट को जन्म देती रहती हैं, वैसे वैसे जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कंड्यूसिव सिचुएशंस क्रिएट होती चली जाती हैं। यानी कि जो पायोनियर कम्युनिटीज हैं उन्होंने जगह क्रिएट की अगली कम्युनिटीज के लिए, आने वाली कम्युनिटीज के लिए। जो सेकंड लेवल की कम्युनिटीज आई उन्होंने मच हायर ऑर्गेनिजम्स या मच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के लिए एक स्पेस क्रिएट किया। उनके लिए ऐसे क्लाइमेट जोन्स या माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट किए जहां पर वो सरवाइव कर सके और थ्राइव कर सके। और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी का एक मैट्रिक चेंज जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब हम लोकेशन के आधार पर सक्सेशन को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी कि सक्सेशन कहां पर हो रहा है। जब इस आधार पर हम सक्सेशन को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं या क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं या टू स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सक्सेशन। दीज आर टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है कि सक्सेशन का ऐसी जगह होना जहां पे कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, प्राइमरी सक्सेशन शुरू हो रहा है यहाँ पर बेयर रॉक से, यानी कि ऐसी एक चट्टान जहां पर कोई भी लाइफ आपको देखने को नहीं मिल रही है। जब यहाँ पर पायोनियर कम्युनिटीज आकर इसको इनहेबिट करती हैं, तो वो पायोनियर कम्युनिटीज हैं लाइकेंस। लाइकेंस जो है ये यहाँ का माइक्रोबायोटा क्रिएट करती हैं, या आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स क्रिएट होती है यहाँ पर। इन लाइफ फॉर्म्स के क्रिएट होने के बाद लाइकेंस स्पेस क्रिएट करते हैं मॉसेस के लिए, और मॉसेस इवेंचुअली क्रिएट स्पेस क्रिएट करते हैं ग्रासेस और श्रब्स के लिए। ग्रासेस और श्रब्स जब डाई ऑफ होते हैं तो वो स्पेस क्रिएट करते हैं एक फुल फ्लेजेड फॉरेस्ट के लिए। इसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह होगा जहां पे कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म नहीं है, ऐसी जगह पे होगा जहां पे एग्जिस्टिंग सॉइल नहीं है, विच मीन्स एक बेयर रॉकी सरफेस या फिर एक डेजर्ट लाइक एनवायरनमेंट। अब आप कहेंगे कि डेजर्ट में तो सॉइल होती है। दोस्तों, डेजर्ट में सैंड होती है, सॉइल नहीं। आपको सैंड और सॉइल के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। सैंड जो है बेसिकली वो वेदर्ड रॉक मटेरियल है जिसके अंदर आपको माइक्रोबायोटा नहीं देखने को मिलता, विच मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं देखने को मिलते। लेकिन सॉइल एक लिविंग ब्रीदिंग मीडियम की तरह होता है जिसमें ना केवल सैंड होती है, विच मीन्स कि वेदर्ड रॉक मटेरियल, उसमें साथ ही साथ माइक्रोबायोटा भी होता है, विच मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो मिलकर उसको एक ऐसा मीडियम बनाते हैं विच इज सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, राइट। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ऐसी जगह पे होगा जहां पे या तो सॉइल डेवलप्ड नहीं है, या बेयर रॉकी सरफेस है, या फिर कोई एक मान लीजिए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कोई बेसाल्टिक प्लेन बन गया है, विच मीन्स जहां पर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं है। तो आप सोचेंगे कि ऐसी जगह जहां पर सॉइल ही नहीं है वहां पे सक्सेशन होता कैसे है। तो आप इसे इस फिगर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ये कोई एक बेयर रॉकी सरफेस है। इस बेयर रॉकी सरफेस की वजह से सॉरी इस बेयर रॉकी सरफेस पे मान लीजिए शेड हुआ, यानी छाया पड़ी, हो सकता है कोई ओवर आर्चिंग रॉक स्ट्रक्चर हो या कुछ हो, जिसकी वजह से कुछ हल्का फुल्का मॉइस्चर रिटेंशन होने लगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होने लगती है किसी रीजन की वजह से, या कह लीजिए कि क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, तो यहाँ पे स्पेस कंड्यूसिव बनता है लाइकेंस के लिए। लाइकेंस वो प्लांट फॉर्म्स हैं जो सिंपलेस्ट प्लांट फॉर्म्स हैं, यानी कि ये सबसे पहले किसी जगह पर पहुंचते हैं जहां प्लांट लाइफ नहीं है।
तो बेसिकली इनके स्पोर्स हवा में उड़ते रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई सूटेबल जगह मिलती है तो वहां पर ये ग्रो करने लगते हैं। जब लाइकेंस इस जगह पर ग्रो करेंगे तो वो मॉइस्चर भी डिराइव करेंगे एटमॉस्फेयर से, कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ से सोखने की कोशिश करेंगे जो उन्हें इस रॉकी सरफेस से मिल सकेंगे। इसके अलावा वो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को भी रिलीज करेंगे एज अ पार्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। जो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या करेंगे, इस रॉक सरफेस से रिएक्ट करेंगे और इसकी वेदरिंग करना शुरू कर देंगे, केमिकल वेदरिंग करना शुरू कर देंगे। इवेंचुअली जब ये लाइकेंस अपना लाइफ साइकिल पूरा करके मरेंगे, विच मीन्स व्हेन दे डाई ऑफ, तो ये इन्होंने जितना भी ऑर्गेनिक मैटर अक्यूमुलेट किया था वो सब यहीं की यहीं इसी रॉक की क्रेविसेस में जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जब वो डिपॉजिट होगा तो वो फर्स्ट सॉइल क्रिएट करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट सॉइल क्रिएट होगी तो अब यहाँ पर सॉइल की अवेलेबिलिटी होने लग गई है। जब ये साइकिल रिपीट होगा, विच मीन्स जब लाइकेंस बार बार ग्रो करके मरते रहेंगे इसी जगह पर, तो ग्रेजुअली ये सॉइल जो है ये और ज्यादा एनरिच होती रहेगी। एनरिच होने के बाद जब आप देखेंगे कि किसी भी फैक्टर की वजह से, मान लीजिए कि कोई पक्षी कहीं से फल खाकर आया और इवेंचुअली वो यहाँ से ऊपर से उड़ रहा है और अगर उसने स्कैट किया, उसका एक्सक्रीटा यहाँ पर गिरा जिसमें सीड्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि सम सीड्स गॉट इम्पोर्टेड ड्यू टू सम रीजन। तो वो सीड्स जो हैं, जो कंप्लीटली एक रैंडम फिनोमेना है, वो रैंडमली यहाँ पर आकर अगर डिपॉजिट होते हैं तो नाउ दे हैव द सॉइल टू जर्मिनेट, यानी कि उनके पास सॉइल है यहाँ जर्मिनेट होने के लिए। सो विच मीन्स अब लाइकेंस ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि उनकी जगह अब मॉसेस ले सकते हैं या दूसरी सिंपलर प्लांट लाइफ फॉर्म्स ले सकती हैं। जैसा ही यहाँ पर होगा तो सॉइल जो है वो और एनरिच होती चली जाएगी और जब ये साइकिल ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से रिपीट होता रहेगा तो ये सॉइल का प्रोफाइल जो है वो और थिक होता चला जाएगा, विच मीन्स ग्रेजुअली यहाँ पर ग्रासेस के लिए भी जगह बनेगी। जब ग्रासेस डाई ऑफ होंगे या विदर ऑफ होंगे तो आप देखेंगे कि ग्रासेस से जो मैटर अक्यूमुलेट हुआ यहाँ पर वो इवेंचुअली स्पेस क्रिएट करेगा ट्री के लिए, यानी कि ऐसी लाइफ फॉर्म्स के लिए, ऐसी प्लांट लाइफ के लिए जो कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली आप इनमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स हुए, इंसेक्ट्स हुए, वो भी यहाँ पर आकर जगह बनाएंगे, यहाँ रहने लगेंगे इन ग्रासेस में। और ग्रेजुअली इसी तरीके से हम देखेंगे कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। क्योंकि शुरुआत यहाँ इन लाइकेंस और मॉसेस से हो रही है, इसीलिए हम इन्हें आर्किटेक्ट्स ऑफ सॉइल कहते हैं, विच मीन्स कि सॉइल के मैन्युफैक्चरर्स ये हैं। सॉइल जो है वो कहीं आउट ऑफ द ब्लू नहीं आती है, हवा से ही नहीं आ जाती है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है और उस फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं ये लाइकेंस एंड मॉसेस। आपने प्राइमरी सक्सेशन को तो बेसिकली एक समझ लिया है। आई होप कि आपको बस एक आइडिया है प्राइमरी सक्सेशन का। प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह शुरू हो रहा है जहां पे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म नहीं है, वहां सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। सॉइल के फॉर्मेशन के बाद वहां पर ग्रेजुअली प्लांट कम्युनिटीज जो है उसको इनहेबिट कर रही हैं और वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की तरफ। सेकेंडरी सक्सेशन आमतौर पर ऐसी जगह पर हमें विटनेस करने को मिलता है जहां पर ऑलरेडी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे इस पिक्चर से समझने की कोशिश करें। यहाँ एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये। किसी कारणवश यहाँ पर आग लगती है, इट कैन बी ह्यूमन इंड्यूस्ड, इट कैन बी अ वोल्केनिक इरप्शन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट, एनी क्लाइमेटिक फैक्टर। इसकी वजह से आग लगने से यहाँ पे जितना भी प्लांट लाइफ था ये सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो ओवरग्राउंड एनिमल लाइफ था वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये जगह टेम्परेरीली अनइनहेबिटेबल हो गई है। यानी कि टेम्परेरीली ये जगह ऐसी हो गई है जहां पर किसी भी एनिमल के लिए रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप देखते हैं तो यहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं जो कि ग्रेजुअली इसे एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में बदल देती है। अब आप देखिए,
प्राइमरी सक्सेशन से ये कैसे डिफरेंट है? प्राइमरी सक्सेशन में हमारे पास सॉइल ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जितना डिस्ट्रक्शन हुआ वो ओवरग्राउंड हुआ, अंडरग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ, विच मीन्स हमारे पास ये जो सॉइल प्रोफाइल है ये सब की सब इंटैक्ट सॉइल प्रोफाइल है, यानी ये वाली सॉइल प्रोफाइल। तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि फायर जो है वो बिलो द ग्राउंड तो इम्पैक्ट डालती नहीं है ज्यादा, विच मीन्स इसके नीचे जो और एनिमल लाइफ होगी वो भी अभी सर्वाइव कर रही है। कुछ सीड्स होंगे जो इस कम्युनिटी के रहे होंगे, वो सरवाइव कर गए होंगे बिलो द अर्थ, राइट। अब जैसा ही ये क्लीन हो चुका है एरिया कंप्लीटली, विच मीन्स कि जो ओवरग्राउंड वेजिटेशन थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और उसके खत्म होने की वजह से यहाँ पर अब कंपटीशन कम हो चुका है। मान लीजिए मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है किसी रीजन से, मान लो प्रेसिपिटेशन होता है, उसकी वजह से ये सीड्स जर्मिनेट होते हैं यहाँ पे, और सीड्स जर्मिनेट होते हैं ग्रासेस के। तो कुछ ग्रास कम्युनिटीज यहाँ पर ग्रो करती हैं, जैसे कि ऐसे ग्रासेस जिनको बेसिकली कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या फिर जो हार्श क्लाइमेट में, जो हार्श सॉइल का यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसमें ग्रो कर सके। ऐसी ग्रासेस जो है वो ग्रो करके जब डाई ऑफ होती हैं तो वो स्पेस क्रिएट करती हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट लाइफ के लिए। और ग्रेजुअली आप देखते हैं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी में यहाँ पर फॉरेस्ट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, विच मीन्स एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ ये बढ़ता चला जाता है। इस तरह का सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है, और इसे द ग्रेट रीबाउंड इसीलिए कहते हैं बिकॉज जो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया था वो कंप्लीटली रिस्टोर हो गया है। जब हमने पहली स्लाइड्स देखी थी तो उसमें हमने इकोसिस्टम साइकिल के बारे में पढ़ा था कि कैसे डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस या डिसरप्शन के बाद उसके बाद रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट से फिर से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जन्म होता है। सिमिलर चीज आपने यहाँ पे देखी, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, यानी कि हमने लोकेशन के आधार पर बेसिकली कहाँ हो रहा है सक्सेशन, कैसी सरफेस पे हो रहा है, उसके आधार पर हमने दो तरह के सक्सेशंस को पढ़ा, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब इनकी स्पीड ऑफ रिकवरी को कंपेयर करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन की हम जब बात करते हैं तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है, मिलेनिया का मतलब होता है 1000 साल, यानी कि कई हजार साल लग जाते हैं इस सक्सेशन को होने में। और सेकेंडरी सक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो ये डेकेड्स भी ले सकता है, यानी कई दशक ले सकता है, और सेंचुरीज भी लग सकती हैं इसे, यानी कई सौ साल भी लग सकते हैं इसे वापस से रिकवर होने में। ये प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस एक रैपिड प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल तरीके से ये होता है। यहाँ पर जब आप देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में तो बायोलॉजिकल फाउंडेशन आपको ऑलरेडी मिलता है, यानी कि सॉइल या सबस्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सक्सेशन के केस में। लेकिन जब हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी सॉइल या सबस्ट्रेटम देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ स्क्रैच से शुरू होता है, बिल्कुल नए सिरे से शुरू होता है। अब इन दो को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर। कि स्टार्टिंग कंडीशन की हम बात करें तो ये बेयर रॉक पे शुरू होता है और कोई भी प्रीवियस लाइफ फॉर्म हमें नहीं देखने को मिलती। सेकेंडरी की जब हम बात करें तो एग्जिस्टिंग सॉइल हमें देखने को मिलती है, और जो प्रीवियस कम्युनिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, तो उसी के रेमिनेंट्स जो हैं वो हमें कुछ वहां पर देखने को मिलते हैं। पायोनियर स्पीशीज की जब हम बात करें कि इन दोनों तरह के सक्सेशन में पायोनियर स्पीशीज कौन कौन सी होती है और उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं प्राइमरी सक्सेशन में, जहां सॉइल ही नहीं है वहां माइक्रोब्स ही मिलेंगे आपको, या फिर लाइकेंस मिलेंगे, और लाइकेंस ग्रो करने के बाद जगह क्रिएट करते हैं मॉसेस के लिए, विच मीन्स ये प्राइमरी कम्युनिटीज हैं वहां के लिए। लेकिन जब सेकेंडरी सक्सेशन जहां हो रहा है वहां आप पायोनियर कम्युनिटीज के रूप में हार्डी ग्रासेस को देखेंगे, वीड्स को देखेंगे, या हर्बेशियस प्लांट्स को देखेंगे। क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है दोनों तरह के सक्सेशंस में, ये भी हमने डिस्कस किया कि इसे मिलेनिया लग सकते हैं तो इसे डेकेड से कुछ सेंचुरीज लग सकती हैं। जब हम इनके इनिशिएशन ट्रिगर्स की बात करेंगे, यानी कि इनका ट्रिगर क्या रहा, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये वोल्केनिक इरप्शन के बाद लावा का ठंडा होना और बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशंस बनना भी हो सकता है,
प्राइमरी सक्सेशन के केस में रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स भी हो सकते हैं। रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स से मेरा मतलब है जब ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एज दे मूव, तो वो अपने मूवमेंट की वजह से जो उनका सबस्ट्रेट होता है या जो नीचे ग्राउंड होता है उसको इरोड करते हुए चलते हैं। उनके इरोजन की वजह से ग्लेशियल मोराइंस जैसे स्ट्रक्चर्स बनती हैं, यानी जितना भी इरोडेड मटेरियल है वो इकट्ठा होता चला जाता है। और क्योंकि ग्लेशियर्स उस लैंड के ऊपर काफी लंबे समय तक थे, तो उस लैंड पे कोई आपको लाइफ फॉर्म नहीं देखने को मिलती। लेकिन ग्रेजुअली जब कोई ग्लेशियर आगे निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो पीछे का जो लैंड जो अब अनकवर्ड रह गया है, ग्लेशियल मोराइंस जो अनकवर्ड रह गए हैं, वहां पर जब लाइफ डेवलप होने लगती है तो वो प्राइमरी सक्सेशन होता है वहां पर। सेकेंडरी सक्सेशन की जब हम इनिशिएशन ट्रिगर्स देखते हैं तो फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने जिस पिक्चर के जरिए समझा था। फ्लड्स हो सकते हैं, क्लियर कटिंग हो सकता है विच मीन्स फॉरेस्ट का काट देना, ह्यूमन इंडस्ट्री रीजन हुआ है। अबेंडेंट एग्रीकल्चर भी हो सकता है विच मीन्स जैसा कि आप झूम कल्टीवेशन या कुछ और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में देखते हैं, जो कि ट्राइबल्स प्रैक्टिस करते हैं, कि उन्होंने एक पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया, उसे क्लियर करने के बाद कुछ साल तक यूज किया, और जब वो सॉइल इस लायक नहीं रहती कि वो और वहां पे एग्रीकल्चर कर सके, तो वो उसे छोड़ देते हैं 5 या 7 साल के बाद और किसी नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिस लैंड को उन्होंने छोड़ दिया है वहां पर दोबारा से हमें सक्सेशन देखने को मिलता है, और इसी सक्सेशन के चलते वहां पर फॉरेस्ट का फिर से रिसर्जेंस होता है, आप या कह ले डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि वो फोर्सेस जिनके आधार पर सक्सेशन हो रहा है या जिनकी वजह से सक्सेशन हो रहा है, या वो फोर्सेस जो इन सक्सेशंस को ड्राइव कर रही हैं, उन फोर्सेस के आधार पर जब हम सक्सेशन को क्लासिफाई करते हैं तो हम इन दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक है ऑटोजेनिक सक्सेशन और दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोजेनिक सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जहां पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो वहां की एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी कम्युनिटी लगातार रिसोर्स यूटिलाइजेशन करती रहती है उस लैंड का, तो ग्रेजुअली वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंचती है जहां पर उसे वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं कि आपस में ही कंपटीशन की वजह से और लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से वो कम्युनिटी डाई ऑफ होती है और दूसरी कम्युनिटी के लिए एक कंड्यूसिव स्पेस क्रिएट करती है। जब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो ये कहलाता है, सॉरी, ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है ये। लेकिन वहीं पर जब आप देखते हैं दूसरी तरफ कि ऐसा सक्सेशन जिसकी ड्राइविंग फोर्स आपको आउटसाइड फोर्सेस देखने को मिले या क्लाइमेटिक फोर्सेस देखने को मिले, तो वो एलोजेनिक सक्सेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पैच ऑफ लैंड है जो वेल फॉरेस्टेड पैच ऑफ लैंड है, या फिर आप कह लें कि एक ग्रासलैंड है। अब उस ग्रासलैंड में फ्लडिंग की वजह से या किसी और क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से वहां पे ज्यादा बारिश होने लगती है और पानी भर जाता है, और वो लैंड जो है वो इनंडेट हो जाती है, विच मीन्स सबमर्ज हो जाती है पानी में, और वो लंबे समय तक पानी में ही सबमर्ज रहती है। अब वहां पे क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, तो वहां पे जो सक्सेशन ग्रेजुअली होने लगेगा, दैट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय एन आउटसाइड फोर्स, राइट। तो इस तरह का सक्सेशन जो है वो एलोजेनिक सक्सेशन कहलाएगा। एक और तरीका है जिससे हम इस सक्सेशन को क्लासिफाई करते हैं। वो सक्सेशन का जो आधार है या बेसिस है वो ये है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स उस सक्सेशन को ड्राइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं कि किसी भी पैच ऑफ लैंड पे जहां हमें सक्सेशन देखने को मिल रहा है वो प्राइमरीली प्लांट ड्रिवन है, यानी कि लाइकेंस उसे ड्राइव कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करके और वो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि दूसरे प्लांट लाइफ उनको रिप्लेस करती जा रही है, और दूसरे प्लांट लाइफ जब उन्हें रिप्लेस कर रही है तो फिर और ज्यादा कम्युनिटीज डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को रिप्लेस करते जा रहे हैं वो सब प्लांट कम्युनिटीज है या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनिशियली अपना खाना
खुद बना रहे हैं और इस सक्सेशन को ड्राइव कर रहे हैं। बाद में तो इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे, लेकिन इनिशियली इसे जो ड्राइव कर रहे हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसीलिए हम इस तरह के सक्सेशन को कहेंगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरी जगह जहां पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जब वो किसी पैच ऑफ लैंड पे सक्सेशन को ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसा सक्सेशन हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक वुडन लॉग है, ये वुडन लॉग ऐसी जगह पर है फॉरेस्ट में जहां पे सनलाइट ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। सनलाइट नहीं ठीक से पहुंच पा रही है तो कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ सबसे पहले ग्रो करेंगे? आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, डेट्राइटिवोर्स देखने को मिलेंगे, डिकम्पोजर्स देखने को मिलेंगे। ये सभी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और ये एनर्जी कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? भाई ऑटोट्रॉफ्स के केस में तो सन से ड्राइव कर रहे थे एनर्जी। ये कहाँ से डिराइव कर रहे हैं अपनी एनर्जी? ये डिराइव कर रहे हैं डेट्राइटस से या डेड मटेरियल से। इसके अंदर जो मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपलर मैटर में या सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर में, और उसी से ये अपनी एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। सो विच मीन्स जैसे इसका एग्जांपल हो गया कुछ मशरूम्स हुए या कुछ और डिकम्पोजर जैसे फंजाई वगैरह हुए। जब ग्रेजुअली ये इस पे डेवलप होने लगते हैं और इवेंचुअली ये सक्सेशन को कॉज करते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन कहलाता है। अब जो दो मेन सक्सेशंस हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में या अपनी एनसीईआरटी में भी, वो सक्सेशंस हम पढ़ते हैं ज़ेरार्क सक्सेशन और हाइड्रार्क सक्सेशन। ज़ेरार्क सक्सेशन और हाइड्रार्क सक्सेशन का मतलब है कि हम बेसिकली मॉइस्चर के आधार पर इन सक्सेशंस को क्लासिफाई कर रहे हैं। ज़ेरार्क सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है जहां पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है, यानी ऐसे पैच ऑफ लैंड पे सक्सेशन हो रहा है जहां पे मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है या बहुत कम है, जैसे कि डेजर्ट हुआ, कोई बेयर रॉक सरफेस हुआ, या कोई वॉल्केनिक प्लेन्स हुए, राइट, बेसाल्टिक प्लेन्स हुए। उन्हें हम या उस सक्सेशन को हम ज़ेरार्क सक्सेशन कहते हैं। लेकिन जहां पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हाई है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ, कोई वाटर बॉडी हुई या लेक हुआ, तो उसे हम हाइड्रार्क सक्सेशन कहेंगे, यानी ऐसा सक्सेशन जो कि हाई मॉइस्चर अवेलेबिलिटी में या किसी एक वाटर बॉडी में हो रहा है। अब ज़ेरार्क सक्सेशन का एग्जांपल आपने वो जो पहला इमेज देखा था कि कैसे एक बेयर रॉक से और लाइकेंस ग्रो होके और कॉम्प्लेक्स प्लांट कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़ेरार्क सक्सेशन वही है। ज़ेरार्क सक्सेशन बेयर रॉक पे तो आपने देख लिया, डेजर्ट पे भी जब आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ आपको नजर आएगा कि डेजर्ट में बेसिकली एक ऐसी सैंड है जहां पे बेसिकली आपको बहुत ज्यादा माइक्रोब्स नहीं देखने को मिलते, एक माइक्रोबायोटा नहीं देखने को मिलता जो कि एक कंड्यूसिव सॉइल क्रिएट कर सके जहां पर कोई सीड्स जर्मिनेट हो जाएं और प्लांट लाइफ को आगे प्रमोट कर सके। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस जो है ये कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स कह लें या फिर आप कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स कह लें, उनकी वजह से शुरू होता है। ग्रेजुअली ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती चली जाती है कि जीरोफिटिक प्लांट्स जैसे कि कैक्टस हुए, कोई दूसरे प्लांट्स हुए, वो यहाँ ऐसे क्लाइमेट में ग्रो करते हैं जिनको सॉइल की या आप कह लें कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की ज्यादा जरूरत ना हो और वो ऐसी सैंड में ग्रो कर सकें। तो बेसिकली ऐसे प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं, जैसे ही वो ग्रो करते हैं तो वो कुछ शेड क्रिएट करते हैं, या फिर जब वो डाई ऑफ होते हैं तो वो कुछ ऑर्गेनिक मैटर अपना रेजिड्यू के रूप में छोड़ के जाते हैं। जब वो रेजिडुअल मैटर एक एक तरीके का सॉइल क्रिएट करता है और वहां पर दूसरे सीड्स जर्मिनेट होने लगते हैं जो किसी भी रीजन की वजह से आए हो, मान लो किसी बर्ड ड्रॉपिंग में आए हो या हवा के साथ उड़कर कोई स्पोर्स आ गए हो। ग्रेजुअली आप देखते हैं कि उन्हीं सब स्टेजेस से गुजर के हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचते हैं, यानी किसी डेजर्ट से और फॉरेस्ट तक का जो स्टेज है, ये पूरा रीग्रीनिंग स्टेज जो है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेता है। लेकिन आज ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स के चलते हम देख पा रहे हैं कि ये जो हजारों साल जो लगते थे किसी डेजर्ट को ग्रीन होने में, वो अब हम कुछ डेकेड्स में ही कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने चाइना का एग्जाम्पल देखा होगा कि चाइना ने गोबी डेजर्ट को या फिर उन्होंने टकला मकान डेजर्ट में भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं जहां पे वो डेजर्ट को रीग्रीन कर रहे हैं।
स्पेशली गोबी डेजर्ट में जब आप देखेंगे तो वहां पर चाइना ने ऐसा एक चेकर बोर्ड मेथड डिवाइस किया है जिसके चलते वहां पर वो डून्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं। स्टेबलाइज करके वहां ऐसी प्लांट स्पीशीज ग्रो कर रहे हैं जो जल्दी ग्रो करती हैं और ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं। जब वो ग्रो करती हैं तो वो अपने रूट्स का नेटवर्क स्प्रेड करती हैं, राइजोम्स डेवलप करती हैं, अंडरग्राउंड सॉइल नेटवर्क क्रिएट करती हैं माइक्रोब्स का और दूसरे माइक्रोबायोटा का, जो फर्दर लाइफ को सपोर्ट करता है डेजर्ट में। सिमिलर आपको देखने को मिल रहा होगा कि राजस्थान में मौजूद थार डेजर्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इनहेबिटेड डेजर्ट अक्रॉस द प्लेनेट है, विच मीन्स हाईली पॉपुलेटेड डेजर्ट है वो। और वहां पे कुछ अब जो स्टडीज निकल कर आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि थार हैज नेवर बीन दिस ग्रीन एटलीस्ट इन पास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स, जितना कि आज वो हरा भरा है। वहां पर आप देख सकते हैं कि थार में अब खेती भी होने लगी है। तो इस तरह के जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस इस प्रोसेस को बेसिकली और तेज बनाते जा रहे हैं और फास्ट करते जा रहे हैं। हम हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रार्क सक्सेशन किसी वाटर बॉडी में शुरू होता है, विच मीन्स वाटर बॉडी जो काफी डीप होती है वहां पे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है प्लांट लाइफ का, और इवेंचुअली वो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ ही पहुंचती है। तो वो कौन सी स्टेजेस होती हैं उन पर एक नजर डालते हैं। आप देखेंगे कि स्टेज वन में जब एक क्लियर वाटर बॉडी है तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स एग्जिस्ट करते हैं, विच मीन्स ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट फॉर्म्स होती हैं जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्लांट फॉर्म्स होती हैं। ऐसे में जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये पायोनियर्स का काम करते हैं, पायोनियर कम्युनिटी का काम करते हैं। ये कम्युनिटीज जब ग्रेजुअली ग्रो करती हैं तो जू प्लैंक्टन्स इन पे फीड करते रहते हैं, लेकिन होता यह है कि इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिड होता है। यानी ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये डाई ऑफ होते रहते हैं लगातार, और डाई ऑफ होके ये यहाँ सबस्ट्रेटम में या बेस में इकट्ठे होते रहते हैं। जब ये किसी भी वाटर बॉडी के तल पे इकट्ठे होते रहते हैं लगातार, तो ये एक सबस्ट्रेट का निर्माण करते हैं, एक ऐसा सबस्ट्रेट जो कि न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट होता है। ग्रेजुअली आप देखते हैं कि इस वाटर बॉडी की डेप्थ जो है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं जो इस वाटर में ग्रो करते हैं। ये इन्वेजिव स्पीशीज भी हो सकती है या फिर कोई दूसरी स्पीशीज भी हो सकती हैं जो कि किसी दूसरी वाटर बॉडी से यहाँ आई हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड या फिर कुछ और रीजन रहा हो। आप देखते हैं स्टेज 3 में रूटेड हाइड्रोफाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जब लगातार ये प्लांट लाइफ यहाँ मर के और इकट्ठा होती जा रही है बेस पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट रिच बेस और ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। इस न्यूट्रिएंट रिच बेस की वजह से कुछ ऐसी प्लांट लाइफ आती है जो कि शैलो वाटर में ग्रो करती है, यानी कि ये पानी शैलो हो चुका है, छिछला हो चुका है, कम गहराई वाला हो चुका है। इसमें कुछ रूटेड हाइड्रोफाइट्स ग्रो करते हैं जिनकी रूट्स तो हैं लेकिन वो अभी भी कंप्लीटली सबमर्ज्ड हैं। फिर आप देखते हैं कि स्टेज 4 में कुछ सेजेस ग्रो करती हैं या रीड्स ग्रो करती हैं। ये स्वैम्प लाइक कंडीशंस होती हैं, यानी दलदल की जैसी परिस्थितियां होती हैं, मार्श लाइक स्टेज। आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी की गहराई जो है वो घटकर काफी कम रह गई है। इनिशियली बहुत ज्यादा थी पानी की गहराई, लेकिन ग्रेजुअली ये प्लांट लाइफ जो है वो मर मर के या सिल्टेशन, मान लीजिए कि फ्लड के समय में या जो इसमें नदियां गिर रही है इस प्लांट बॉडी में या कोई स्ट्रीम गिर रही होगी, तो अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेके आती होगी और वो यहाँ डिपॉजिट कर देती होगी। उसी डेपोजिशन की वजह से यहाँ पर डेप्थ जो है वो घटती चली जा रही है। स्टेज 5 ऐसे ही पहुंचती है जहां पे आप देखते हैं कि ये वाटर बॉडी कंप्लीटली वैनिश हो चुकी है, यानी बिल्कुल गायब हो चुकी है, और यहाँ पर आपको ग्रासेस ग्रो करती हुई दिखाई देगी। ऐसी ग्रासेस जो हाई मॉइस्चर कंडीशंस में भी ग्रो कर सकती हैं। और यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी अच्छी है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तो ग्रेजुअली आप देखते हैं कि यहाँ पर ट्रीज भी उगने लगते हैं, और यहाँ पर हम अल्टीमेटली फिर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये हाइड्रार्क सक्सेशन होता है। आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि हम चाहे कहीं से भी शुरू करें नेचर में, हम चाहे एक बैरन रॉकी सरफेस से शुरू करें या फिर एक वाटर बॉडी से शुरू करें, दोनों ही तरह के सक्सेशन जाके एक ही जगह मिलते हैं और वो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में।
विच मीन्स चाहे आप शुरू कहीं से भी करें, आपको पहुंचना क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे ही है। यही कहलाता है नेचर का फनल। और इसी चीज के जरिए बेसिकली एक इकोसिस्टम जो है वो अपने भीतर होम्योस्टेसिस क्रिएट कर पाता है या होम्योस्टेसिस रख पाता है। यानी आप इसे ऐसे समझे कि इस सक्सेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो गोल क्या है। इस सक्सेशन का अल्टीमेट गोल है एक ऐसे स्टेज पे पहुंचना जो कि एक स्टेबल स्टेज है, जहां पे एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरेक्शंस है, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है जो कि किसी भी डिस्टरबेंस को झेल सकती है, और एक इनहेरेंट रेजिलियंस डेवलप करना किसी इकोसिस्टम में जो कि किसी भी चेंज को भी रेजिस्ट कर सके और डिस्टरबेंस से भी अपने आप को बचा सके। यही होम्योस्टेसिस कहलाता है। आप देखेंगे ऐसे इकोसिस्टम्स में जब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज में जब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो रिसोर्स स्कैरसिटी की वजह से एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म बन जाता है, जिसे हम अक्सर कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। ये नेगेटिव फीडबैक लूप कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कोई एक हर्बीवोर बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है। वो हर्बीवोर सारी जो फूल पत्तियां हैं, पेड़ हैं, सबको खा लेता है। अब रिसोर्स क्रंच आ जाएगा, यहाँ पे रिसोर्स स्कैरसिटी हो जाएगी, विच मीन्स अब इकोसिस्टम जो है वो डिस्टरबेंस या डिसबैलेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें नेचुरल चेक मैकेनिज्म क्या बनता है कि रिसोर्स स्कैरसिटी की वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो डाई ऑफ होने लगती है, विच मीन्स हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन घट के केवल इतनी ही रह जाएगी कि वो जो बचे कुचे हैं वो थोड़े बहुत जो रिसोर्सेज बचे हैं उन पे सस्टेन कर सके। ग्रेजुअली ये रिसोर्सेज जो है ये रिकवर करेंगे, और जैसे ये रिकवर करेंगे फिर से हमें पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो नेगेटिव फीडबैक लूप्स हमें एक इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं, ये सभी अल्टीमेटली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के भीतर होने वाले फंक्शंस होते हैं, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने का जरिया होता है सक्सेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई भी पलड़ा जब हल्का सा भारी होने लगे तो दूसरा जो है वो उसको अपने आप बैलेंस कर देता है। ये है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। आशा करता हूं कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ठीक से समझ में आया होगा। एज अ टीचर मैंने शायद ठीक से कंटेंट डिलीवर किया होगा या जस्टिस किया होगा आपके समय के साथ। हम जल्द मिलेंगे अगली क्लास में सीटीआरडी पर। तब तक के लिए जय हिंद।